Good morning, everyone. Today we are going to start the chapter haloalkane and haloarine, first chapter of the organic chemistry for the class 12th. तो सबसे पहले what are the haloalkane and haloarine? जब हम बात करते हैं कि what are the haloalkane and haloarine, then we say that all the organic compounds containing halogens are considered as a haloalkanes. But if the species is aromatic, अगर कोई भी species aromatic होता है, then that will be considered as a haloarenes. So the haloalkanes and haloarenes mean the compound of halogen, the organic compound of the halogens. अगर आप कुछ यूं लिखते हैं RX alkyl group के साथ halogen, then it will be haloalkane, and if you are writing ARX, that will be the haloarenes. अब अगर इनको हम जनरल नॉमेनक्लेचर के थ्रू जाएं और जनरल नॉमेनक्लेचर में देखें कि इनकी नामिंग कैसी होती है, कितने तरह के होते हैं, तो आपको यहाँ पे 4 तरह के हेलोएल्केन्स, ये जनरल नॉमेनक्लेचर इसके 4 तरह से होते हैं, 4 तरह के स्पीशीज होते हैं, जिनमें पहला है जिसे हम कहते हैं वाइनिलिक हैलाइड। व्हाट आर द वाइनिलिक हैलाइड? द हैलाइड व्हिच हैव द अनसैचुरेटेड अल्फा कार्बन, जहां पे अल्फा कार्बन का अनसैचुरेशन हो, दैट विल बी कॉल्ड द वाइनिलिक हैलाइड। फॉर एग्जांपल, अगर ये एक स्पीशीज है और यहाँ पे ये एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है, तो यहाँ पे ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में जिस कार्बन पे ब्रोमीन लगा है, इस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन, और ये अल्फा कार्बन पे देख रहे हैं डबल बॉन्ड लगा हुआ है। So, if the unsaturation is at alpha carbon, it will be called the vinylic halide. लेकिन अगर unsaturation alpha कार्बन पे नहीं है, ये बीटा कार्बन पे है, फिर से वही कंपाउंड ले लिए, सिर्फ डबल बॉन्ड हमने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, डबल बॉन्ड हमने यहाँ ले लिया। This is the alpha carbon, then this one will be the beta carbon. The carbon which is directly attached to the alpha carbon, that is called the beta carbon. अब यहाँ पे अनसैचुरेशन कहाँ है? बीटा कार्बन पे, और अगर बीटा कार्बन पे अनसैचुरेशन होगा, देन इट विल बी कॉल्ड द एलिलिक हैलाइड। तो ये था आपका वाइनलिक हैलाइड और ये है एलिलिक हैलाइड। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं? आपको 2 कंपाउंड बना के दे देता है और पूछता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एलिलिक और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वाइनलिक, जो भी आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। हम आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे देते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ एलिलिक हैलाइड। अब ये आपका एक पहला कंपाउंड है, साइक्लिक सिस्टम है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है और यहाँ पे लगा हुआ है ब्रोमीन, और ये एक सिस्टम है जहाँ पे डबल बॉन्ड फिर से वहीं पे लगाया, लेकिन इस बार ब्रोमीन यहाँ लगाया। अब यहाँ पे दोनों ही कंपाउंड में मैं ब्रोमीन लगा दिया हूँ, जिसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ब्रोमीन ही इस तरह के कंपाउंड देता है और कोई नहीं देता। ब्रोमीन से यहाँ कुछ खास लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे इन कंपाउंड्स में देखिए, इन कंपाउंड्स में यहाँ ब्रोमीन कहाँ लगा है? वहाँ पे लगा है जहाँ पर कि डबल बॉन्ड है, यानी अल्फा कार्बन पे ही डबल बॉन्ड है। और अगर अल्फा कार्बन अनसैचुरेटेड है तो ये क्या बोला जाएगा? इट विल बी कॉल्ड वाइनिलिक हैलाइड। लेकिन यहाँ पे क्या है? अल्फा कार्बन यहाँ है, बीटा कार्बन यहाँ है, और बीटा कार्बन पे अनसैचुरेशन है, देन इट विल बी कॉल्ड द एलिलिक हैलाइड। अगर आपको फिर भी इसमें नहीं क्लियर होता है या इस पे और क्वेश्चन चाहिए होता है, तो यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे तो मैं आपको और क्वेश्चन और दोबारा एक्सप्लेनेशन भी भेज सकता हूँ। तो यहाँ पे ये तो था आपका एलिलिक और वाइनलिक हैलाइड। लेकिन अगर ऐसा ही कुछ कंपाउंड हम दूसरा दें जिसमें अल्फा बीटा कार्बन अनसैचुरेटेड हो, लेकिन वो बेंजीन रिंग का पार्ट हो, तो वो इस कैटेगरी में नहीं आता। यानी कि इफ द अल्फा कार्बन इज अनसैचुरेटेड बट दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ बट दैट इज अ पार्ट ऑफ बेंजीन रिंग, देन द कंडीशंस विल बी डिफरेंट। पहली बात, ये डिफरेंट क्यों होंगे? ये देखिए कंपाउंड है, ये है बेंजीन रिंग और ये ब्रोमीन लगा हुआ है, अल्फा कार्बन पे डबल बॉन्ड है। ऐसा लग रहा है कि वाइनिलिक हैलाइड है, क्योंकि अभी तक जो डेफिनेशन मैंने बताया वो वाइनिलिक हैलाइड का यही बताया है कि व्हेन द अल्फा कार्बन इज अनसैचुरेटेड, श्योरली अल्फा कार्बन इज अनसैचुरेटेड। लेकिन आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि बेंजीन इज अ यूनिक स्पीसीज,
वाई? बिकॉज ऑफ देयर एरोमेटिसिटी, बिकॉज ऑफ देयर एरोमेटिक करेक्टर। अब इस एरोमेटिक करेक्टर की वजह से फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि पिछले केस में जब ये हैलोजन हटता था तो यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बनता था उसका इसके साथ देखिए अल्फा कार्बन पे ही होता था, लेकिन यहाँ पे तो ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं बन रही है। यहाँ पे बेंजीन रिंग का डबल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड की तरफ बिहेव ही नहीं करता, प्रॉपर डबल बॉन्ड की तरफ बिहेव ही नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो जाता है। इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग पे यूं घूमते रहते हैं, तो आपको मालूम है दैट ईच ऑफ द कार्बन इन द बेंजीन रिंग इन द पार्शियली डबल बॉन्डेड। हर एक बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड है, सारे बॉन्ड्स आइडेंटिकल हैं, और इस वजह से वो नॉर्मल वाइनलिक हैलाइड की प्रॉपर्टी को नहीं देता है। सो इफ द अल्फा कार्बन इज अनसैचुरेटेड बट दैट इज द पार्ट ऑफ बेंजीन रिंग, दैट विल बी कॉल्ड एरिल हैलाइड। तो ये है आपका एरिल हैलाइड। यहां पर भी अल्फा कार्बन अनसैचुरेटेड होता है, लेकिन कहां होता है, क्या होता है, ये बेंजीन रिंग का पार्ट होता है। Then that will be called the aryl halide। नाम में ही आपने पढ़ा है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, यही हेलो एरिन्स की कैटेगरी में आते हैं। अगर दूसरा देखें, यहां पे देखिए इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड में बेंजीन रिंग है जिसके साथ हमने लगाया CH2Cl, CH2Cl, CH2Br, कुछ भी लगा सकते हैं। अब देखिए जिस कार्बन पे Cl लगा हुआ है, ये वाला कार्बन, ये तो है आपका अल्फा कार्बन, और जिसपे ये कार्बन जुड़ा हुआ है यानी अल्फा कार्बन डायरेक्टली जिसके साथ जुड़ा हुआ है, दैट इज बीटा कार्बन। ये है अल्फा कार्बन, ये है बीटा कार्बन। एंड नाउ द बीटा कार्बन इज अनसैचुरेटेड जस्ट लाइक दैट ऑफ द एलिलिक हैलाइड। तो यहाँ पे ऐसा हमें लगता है कि एलिलिक हैलाइड है, लेकिन फिर से वही बात, ये क्या है, बेंजीन रिंग, एंड द अनसैचुरेशन इज द पार्ट ऑफ बेंजीन रिंग। तो फिर से वो उस तरह की कंडीशंस नहीं क्रिएट करेगा जैसा पहले केस में होता था। ऐसे सिस्टम्स को हम बोलते हैं बेंजाइल हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। आपने बहुत सारे ऐसे नाम पढ़े होंगे, जैसे आपको बेंजाइल एल्कोहल, बेंजीन CH2OH को बेंजाइल एल्कोहल कहते हैं, वैसे बेंजीन CHO को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं बेंजल्डिहाइड। बेंजीन के ऊपर COOH यानी बेंजोइक एसिड। तो जब भी कार्बन के साथ, सॉरी, बेंजीन के साथ एक कार्बन लगा रहा है, उस कार्बन पे आपका फंक्शनल ग्रुप लगा रहा है, यानी कि बीटा कार्बन जो है वो बेंजीन रिंग हो, अनसैचुरेशन जो हो बेंजीन रिंग में हो, तो ऐसी कंडीशन में सिस्टम बेंजाइलिक सिस्टम कहा जाता है। तो यहाँ पे पहला है आपका एराइल सिस्टम, ये दूसरा है बेंजाइलिक सिस्टम, और उससे पहले हमने पढ़ा एलिलिक एंड वाइनलिक सिस्टम। दिस वेर द जनरल नॉमेनक्लेचर। सिर्फ हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन तक ये रुकता नहीं है, ये एल्कोहल या दूसरे स्पीसीज में भी इस तरह के नॉमेनक्लेचर को यूज किया जा सकता है। अब हम जा रहे हैं देखने द प्रिपरेशन ऑफ द हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन्स, कैसे प्रिपेयर करेंगे। कुछ रिएक्शन तो आपने क्लास 11th में पढ़े थे, हाउ टू प्रिपेयर द हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। आपका वहाँ पे सिलेबस एल्केन, एल्कीन और एल्काइन था, तो वहाँ पे उनके साथ आपने रिएक्शंस को देखा था। तो पहला हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन में पहला प्रिपरेशन देख रहे हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, और उसमें भी पहला क्या देख रहे हैं, फ्रॉम एल्केन। तो हम देखने जा रहे हैं टॉपिक प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन में पहला है फ्रॉम एल्केन। अब आपको लास्ट ईयर में जो रिएक्शन करवाया था बिल्कुल सेम वही रिएक्शन हम यहाँ पे ले रहे हैं। दिस इज द मीथेन प्लस Cl2, किसके प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। जब लाइट के प्रेजेंस में चलता है तो आपको मालूम है लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है, और अगर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करेगा तो यहाँ पे इंटरमीडिएट्स जो बनेंगे वो फ्री रेडिकल बनेंगे। तो लाइट यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को प्रोसीड करता है, और बनता क्या है, एक सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एक हाइड्रोजन क्लोरीन सब्स्टिट्यूट कर देगा और बनाएगा CH3Cl प्लस HCl। लेकिन अगर क्लोरीन का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया जाए तो हाइड्रोजन्स फर्दर डिस्प्लेस होते जाएंगे, यानी कि अगर और क्लोरीन्स लगाए जाएं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट तो ये बना सकता है CH2Cl2, और अगर लगाए जाएं तो बना सकता है CHCl3, जिसे हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, और फर्दर और क्लोरीन लगाया जाए तो ये बना लेगा CCl4, जिसे हम कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। यानी जितना क्लोरीन बढ़ाते जाएंगे हाइड्रोजन को क्लोरीन डिस्प्लेस करता जाएगा, बाई प्रोडक्ट में हर बार हाइड्रोजन क्लोराइड ही बनेगा।
सो दिस इज द सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब क्लास 10th में आपने केमिकल रिएक्शंस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शंस पढ़ने शुरू किए थे, तो सबसे पहला रिएक्शन आपको यही पढ़ाया जाता है क्लास 10th में। क्लास 11th में भी पहला रिएक्शन केमिकल रिएक्शंस की जब हम बात करें हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन्स के केमिकल रिएक्शन, तो सबसे पहला यही था। तो हम इसका देख रहे हैं कि मैकेनिज्म किस तरह से ये रिएक्शन रियल में होता है, इसके स्टेप्स क्या है। सो वी आर गोइंग टू सी द मैकेनिज्म फॉर दिस फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स यानी एल्केन्स। नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। अब अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें कि रिएक्शन कैसे होगा, तो सबसे पहले आपको मालूम है हर एक रिएक्शन में पहला काम होता है अटैकिंग ग्रुप का फॉर्मेशन करना। तो वी आर गोइंग टू सी द मैकेनिज्म एंड दिस इज द क्लोरीन। किसके प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। आपको मालूम है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट द होमोलिटिक फिशन टेक्स प्लेस। दैट मीन्स द 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बॉन्ड विल बी ट्रांसफर्ड इन दिस वे, 1 इलेक्ट्रॉन टू द फर्स्ट क्लोरीन एंड 1 इलेक्ट्रॉन टू द सेकेंड क्लोरीन। अब अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे बनते हैं फ्री रेडिकल्स, Cl फ्री रेडिकल। ये डॉट दिखा रहा है कि सिस्टम के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने का मतलब वो फ्री रेडिकल बोला जाएगा। नाउ अगर इस क्लोरीन का हम फर्दर रिएक्शन कराएं किसके साथ? एल्केन के साथ। हमने ये मेथेन ले लिया और मेथेन के साथ हमने फ्री रेडिकल का रिएक्शन कराया। अब दो तरह से रिएक्शन चल सकता है। द क्लोरीन आइदर कैन अप्रोच ऑन द हाइड्रोजन और कैन अप्रोच ऑन द कार्बन। मैं यहाँ पे कार्बन पे अप्रोच दिखा रहा हूँ, हाइड्रोजन पे भी अप्रोच दिखा सकते हैं। जब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, इस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के ऊपर जो इस क्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा और कंबाइन करके क्या बनाएगा? HCl। और बचा क्या? बच गया आपका मेथिल फ्री रेडिकल, यानी ये 1 2 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन टूट गया है और इसके साथ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी बच गया, क्योंकि जो बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक तो चला गया आपका HCl बनाने के में प्रोसेस में और एक ये इलेक्ट्रॉन बच गया। अब ये मेथिल फ्री रेडिकल CH3 फ्री रेडिकल जब कंबाइन होगा नेक्स्ट क्लोरीन से। अब आप लोग कभी कभार कह देते हैं कि सर जब फ्री रेडिकल्स 2 फ्री रेडिकल थे, एक फ्री रेडिकल यहाँ पे आ ही जाता। श्योरली आ सकता है और रिएक्शन वो करा भी सकता है, लेकिन अगर हम बात करें तो फ्री रेडिकल तो थोड़े से बने, लेकिन क्लोरीन तो अभी भी बहुत ज़्यादा होगा ना। और अगर थोड़े से फ्री रेडिकल बने वो यहीं पे कंज्यूम हो जाएंगे तो बचेगा क्या? कुछ तो बचेगा ही नहीं। अब यहाँ पे ऐसे कंडीशन में हम क्लोरीन का ही अप्रोच दिखाते हैं, क्लोरीन ही एक्चुअली अप्रोच करता है, ज़्यादा चांसेस इसके डायरेक्ट अप्रोच करने के होते हैं। अब ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को अप्रोच करेगा, जिसकी वजह से इन 2 इलेक्ट्रॉन्स में से एक यहाँ पे आएगा और ये क्या करेगा? ये बनाएगा CH3Cl यानी क्लोरोमेथेन। और ये बचा हुआ क्लोरीन कहाँ गया? ये बन गया आपका क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल फिर से इस प्रोसेस में जाएगा और फिर यहाँ आएगा। तो आप कह सकते हैं कि ये स्टेप जो हैं ये हैं आपके इनिशिएशन, किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के स्टेप्स हैं। और ये जो लास्ट के 2 स्टेप्स हैं जो लगातार प्रोपागेट होते जा रहे हैं, मेथिल फ्री रेडिकल बना, उससे क्लोरीन फ्री रेडिकल बना, फिर मेथिल फ्री रेडिकल बना, फिर ये हुआ और ये रिएक्शन लगातार कंटिन्यू करता जा रहा है। तो ये दोनों स्टेप्स बोले जाएंगे द प्रोसेस ऑफ प्रोपागेशन। द फर्स्ट स्टेप वाज द इनिशिएशन एंड द सेकंड स्टेप इज द प्रोपागेशन। नाउ सी हाउ द रिएक्शन फर्दर मूव्स। अभी तक आपने जो देखा रिएक्शन, इसमें फ्री रेडिकल्स क्या क्या बने। जो सेकंड स्टेप था या फिर प्रोपागेशन का फर्स्ट स्टेप था, उसमें फ्री रेडिकल बना था CH3 फ्री रेडिकल, और लास्ट स्टेप में फ्री रेडिकल बना था क्लोरीन फ्री रेडिकल। लेकिन एक और फ्री रेडिकल बनता है। मैंने फर्स्ट प्रोपागेशन स्टेप में कहा कि द क्लोरीन कैन अप्रोच आइदर ऑन द कार्बन और ऑन द हाइड्रोजन। मैंने अप्रोच हाइड्रोजन पे दिखाया था, लेकिन अगर कार्बन पे अप्रोच करता तो CH3Cl बनता, साथ में हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बनता। अगर हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बनता तो वो भी यहाँ पे होता। जब रिएक्शन चल रहा है तो ये सारे फ्री रेडिकल्स आपस में कंबाइन करते रहते हैं, प्रोडक्ट्स को बनाते रहते हैं। लेकिन एक ऐसी कंडीशन आती है जब लगभग सारे के सारे रिएक्टेंट्स कंज्यूम हो चुके हैं, बचेगा क्या? फ्री रेडिकल्स बचेंगे। या हो सकता है फ्री रेडिकल का कंसंट्रेशन लगातार बढ़ता जाए, अनकंज्यूम्ड फ्री रेडिकल बच जाए, तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है। और अगर ऐसा हो गया
ये फ्री रेडिकल खुद के साथ कंबाइन कर सकते हैं। CH3 फ्री रेडिकल कंबाइनिंग विद CH3 क्या बनाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, C2H6 बोल सकते हैं, यानी एथेन बोल सकते हैं। क्लोरीन खुद के साथ कंबाइन करेगा तो ये बनाएगा Cl2, हाइड्रोजन खुद के साथ कंबाइन करेगा तो बनाएगा H2। शायद यहां दिख नहीं रहा, थोड़ा सा ग्लो कर रहा है, तो यहाँ पे ये H2। अब यहाँ पे ये देखिए इस स्टेप में क्या हुआ, रिएक्शन होने के बाद सारे फ्री रेडिकल कंज्यूम हो गए, और जब फ्री रेडिकल कंज्यूम हो जाएंगे तो यहाँ पे रिएक्शन रुक जाएगा। इस वजह से इन 3 स्टेप्स को हम कहते हैं टर्मिनेशन। सो पहला स्टेप था इनिशिएशन, द स्टार्टिंग, दूसरा था द प्रोपगेशन, जो नॉर्मल स्टेप्स लगातार कंटिन्यू करता रहते हैं, प्रोपगेट करते रहते हैं, एंड लास्ट वन इज कॉल्ड द टर्मिनेशन। सो देयर आर 3 डिफरेंट स्टेप, इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन। एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है, ड्यूरिंग हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन, जो रिएक्शन था आपने पहले लिख रखा है, CH4 प्लस Cl2 गिव CH3Cl प्लस HCl, ये रिएक्शन लिख के आ जाता है और लिखता है ड्यूरिंग हैलोजिनेशन ऑफ द मीथेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एथेन इज आल्सो फाउंड, व्हाई। अब यहाँ पे देखिए इस टर्मिनेशन स्टेप में ये मेथिल फ्री रेडिकल्स कंबाइन होकर क्या बना रहा है, एथेन, यही एथेन वहां पे बन जाता है, और इसी के लिए पूछ रहा है कि व्हाई द एथेन इज फॉर्म ड्यूरिंग द हैलोजिनेशन ऑफ मेथिल। Then during the halogenation of methane, small amount of ethane is also formed because the methyl free radical, यहाँ पे ये methyl free radical बने हुए हैं, because the methyl free radical formed during the process dimerizes to form the ethane। ये methyl free radical आपस में combine करते हैं, आपस में मिलकर dimerize होते हैं, जिसके वजह से C2H6 यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 का फॉर्मेशन करते हैं, that is the ethane का फॉर्मेशन करते हैं, and that is the answer of your question। That this is the first way for the formation of reaction and their mechanism। मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा इसका पूछा नहीं जाता, लेकिन इसके स्टेप्स के बारे में या कभी कभार सिर्फ एरो लगाने के बारे में आ जाता है कि ड्रा द एरो फॉर द गिवन केमिकल रिएक्शन। हम देख रहे हैं द सेकेंड रिएक्शन, और क्योंकि हमने हाइड्रोकार्बन शुरू किया हुआ है तो हम अगला भी हाइड्रोकार्बन से ही देख रहे हैं, और द सेकेंड रिएक्शन इज द फ्रॉम एल्कीन। अब अगर आप एल्कीन से करते हैं तो एल्कीन से करने के लिए 2 तरह के रिएक्शंस होते हैं। एक पहला तो सीधे हैलो एसिड से करा देते हैं, ये है कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, हैलो एसिड कोई भी ले लीजिए, HCl HBr ले सकते हैं। अवॉइड करिए HF या HI लेने को, क्योंकि वो थोड़े से डिफरेंट रिएक्शंस करते हैं। नॉर्मल जब रिएक्शंस आप कराते हैं तो कोशिश करिए कि HCl या HBr ही लीजिए। अब जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, H प्लस और Br माइनस में टूटेगा, एक पोजीशन पे H प्लस लग जाएगा, एक पोजीशन पे Br माइनस लग जाएगा, एंड द कंपाउंड विल बी CH3 CH2 Br, द सिंपल एडिशन रिएक्शन, नथिंग स्पेशल। ये एक कंपाउंड है जिसके दोनों डबल बॉन्ड के दोनों तरफ CH2 ग्रुप लगे हुए हैं। ऐसे सिस्टम्स को हम कहते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन। लेकिन अगर ये सिमेट्रिकल एल्कीन ना हो, यानी समथिंग लाइक प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये है प्रोपीन। अब यहाँ देख सकते हैं ये है डबल बॉन्ड की एक तरफ CH है, दूसरी तरफ CH2 है, यानी कि दोनों अनसेचुरेटेड कार्बन सेम नहीं है। ऐसे सिस्टम्स को हम बोलते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये है आपका अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इस अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे जब अप्रोच होगा तो अप्रोच के अनुसार रूल को फॉलो करेगा। शायद आप सबको मालूम है कि यहाँ पे अप्रोच मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। क्लास 11 में आपने पढ़ा था, हम फिर से थोड़ा सा आपको याद दिला दे रहे हैं कि व्हाट इज द मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अप्रोचेज at the unsaturated carbon having lesser number of hydrogen। अब यहाँ पे अगर हम HBr का रिएक्शन कराएं, surely HBr में ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द हाइड्रोजन, और अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हियर ब्रोमीन विल अप्रोच एट द अनसैचुरेटेड कार्बन हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इन दोनों में किसके पास कम हाइड्रोजन है, इसके पास 1, इसके पास 2, श्योरली इसके पास कम हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे कौन अप्रोच करेगा, इट विल बी ब्रोमीन।
तो आपका स्पीसीज हो जाएगा CH3 CH Br एंड CH3 अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी कंडीशन बन जाती है कि हमें ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, अभी ये प्रोडक्ट क्या बना है, 2 ब्रोमोप्रोपेन बना है, ब्रोमीन पोजीशन नंबर 2 पे लगा हुआ है, तो 2 ब्रोमोप्रोपेन बना हुआ है। लेकिन अगर आप चाहें कि हमें 2 ब्रोमोप्रोपेन नहीं चाहिए, 1 ब्रोमोप्रोपेन चाहिए, तब क्या करेंगे, ऊपर वाला रिएक्शन हम हटा रहे हैं। अब इसके लिए इसी में हम डायरेक्ट कर देते हैं, दोबारा अलग से रिएक्शन लिख नहीं रहे। क्या करेंगे, एक कंडीशन डेवलप कर देंगे, एक कंडीशन डाल देंगे, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। और जब प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड कोई रिएक्शन चलता है तो मार्कोनी-रॉकॉफ रूल को फॉलो नहीं करता। ये क्या फॉलो करता है, ये एंटी मार्कोनी-रॉकॉफ रूल फॉलो करता है। एंड व्हाट इज द एंटी मार्कोनी-रॉकॉफ रूल? अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी-रॉकॉफ रूल, द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हियर bromine will approach at the carbon at the unsaturated carbon having greater number of hydrogen। तो यहाँ पे इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास सिर्फ 1 हाइड्रोजन है, तो ब्रोमीन कहाँ जाएगा, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे। तो यहाँ पे ये है आपका CH3 CH2 CH2 and Br, 1 bromopropane। Then this one is following the Markovnikov rule, and this one is following the anti-Markovnikov rule, which is also known as खरास effect। Actually इसका नाम खरास effect ही है। Then this one is following the Markovnikov rule, this one is following the खरास effect। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे द मैकेनिज्म फॉर द खरास effect as well as for the Markovnikov rule। Till then, bye and have a nice day।